देखिए आप में से बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि सर हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करना होगा। देखिए आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हो, आप लोगों को सिर्फ अभी रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि इस बार आपके पास ऑप्शन दुगनी है। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आपका आराम से हो जाएगा। 12 वाले का भी इसी तरह एग्जाम किया, आपका भी इसी तरह जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अभी इधर उधर नहीं भटकना। अक्सर इस टाइम पे बच्चे जो है भटकते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से लेके आए हैं साइंस का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 में देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है बिहार बोर्ड में सेम टू सेम इसी तरह पूछ दे, या फिर दोस्तों इस पैटर्न पे तो आपको पूछेगा ही। बस वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आप लोग बताइए अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पक्षमापी मांसपेशीय द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी में सभी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ ध्यान से रिवीजन करते चलिए, जिसको नहीं आता है बस वो वीडियो को रोक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों आप लोग बताइए विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाती है। आप लोग बताइए जब हम लोग माध्यम किसको कहते हैं, जैसे कि हवा से चले गए पानी में, या फिर पानी से चले गए हवा में, ठीक है। तो माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। तो माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी बदलता है। वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड नहीं है यहाँ पर, चाल नहीं है यहाँ पर, वेग है, तो वेग बदलता है, इसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। बताइए क्या कारण है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का। आप लोग को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसका राइट आंसर है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, और दूर दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है घट जाती है, और वहीं पे निकट दृष्टि दोष में जो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम मतलब क्या, किरण पुंज गुजरने पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूध में प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण नहीं है, सॉरी कोलाइडी कण है। तो यहाँ पर दूध और शुद्ध पानी से लेजर भी मतलब क्या, लेजर लाइट जो होता है, जो रेड कलर का होता है, बहुत दूर तक जिसका लाइट जाता है, उसी को हम लोग लेजर बीम या फिर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम यानी कि लेजर लाइट गुजरने पर क्या होता है, तो दूध में प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कोई सी लगा देगा जल्दी जल्दी में, नहीं, आप लोग को ध्यान से ऑप्शन बी को लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। आप लोग बताइए किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इसका राइट आंसर होगा ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो नेचुरल द्वारा होता है, आसमान में होता है। तो इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना कूलम होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर माइनस है, ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यहाँ पर छूट गया है, लेकिन आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। आप लोग बताइए किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है कब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जब चालक का ताप अचर रहता है। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम कब लागू होता है, जब चालक का ताप जो है वो अचर रहता है, अचर, चर नहीं अचर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kWh यानी कि किलोवाट आवर बराबर होता है, तो कितना जूल होता है, 1 kWh बराबर कितना जूल होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ पर 10⁻6 है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल का होता है। तो 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, आप लोग बताइए एसी जनित्र मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी जनित्र मतलब डायरेक्ट करंट, तो ये दोनों जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है, एक खास अंतर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है। तो एसी जनित्र में जो है सर्पी वलय होता है, ध्यान से देखिए, सर्पी वलय होता है एसी जनित्र में, वहीं पे डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है। तो एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ध्यान से देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आप लोग बताइए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, सिलिकॉन, क्रोमियम या फिर यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यूरेनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूरेनियम। यूरेनियम के बिना हम लोग नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि प्रकाश ऊर्जा जो होता है, तो प्रकाश ऊर्जा के लिए सिलिकॉन सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि सूर्य के लाइट के लिए। उसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा के लिए आपका यूरेनियम सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। आप लोग बताइए, पवन चक्की मतलब क्या? जो हवा में जो जैसे कि पंखा लगा देता है तो पंखा घूमता है, उससे जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको पवन चक्की कहते हैं। तो पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है, तो हवा का वेग जो कितना होना चाहिए जिससे कि हमको वो पंखा घूमे और उससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो, एनर्जी प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा चलना चाहिए, उसी जगह जो है वो पवन चक्की बैठाना होगा और वहीं से आपको जो ऊर्जा प्राप्त होगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती है, बस मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा समझा के आपसे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। धूप में रखे और सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? आप लोग बताइए, धूप में रखे सौर सेल, यानी कि धूप में जो सौर सेल रखते हैं, सिंपली सोलर वाट रखते हैं, तो उससे कितना विद्युत जो है उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 0.7 वाट। कितना वाट होता है? 0.7 वाट आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। दोस्तों एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हुआ है, आप लोग बताइए उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, आयनों मतलब चार्ज का आदान प्रदान होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्न में से कौन अक्सीकारक नहीं हो सकता है? आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए हाइड्रोजन, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपका जो है वो ऑक्सीकारक है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं में क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन जो है वो अपकारक होगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है? दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा रिएक्शन सही है? मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। इसका राइट आंसर होगा आपका Na2CO3 10H2O। ध्यान से देखिए, NO2CO3 हर जगह है लेकिन यहाँ पर 10H2O है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आप लोग बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, कभी कभी आपको NaOH दे देगा डायरेक्ट, या फिर कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देगा, ठीक है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों डी 14 होता है। कितना होता है? 14। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एल्केन का सामान्य सूत्र है दोस्तों, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही। अब अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और अल्कीन का होता है CnH2n और वहीं पे अल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर अल्केन पूछ रहा है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n+2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? दोस्तों आप लोग बताइए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 18, ठीक है। आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्ग है दोस्तों? टोटल 18 है। आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों आप लोग बताइए, किसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, कौन सा मेटल को? तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा आपका लिथिनियम, ठीक है। तो लिथिनियम को जो है हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ देगा कि पूछता भी है कि किसको चाकू से काटा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा लिथियम। आयरन, कैल्शियम और कॉपर को नहीं काट सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि बिजली करंट प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कलोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह का रिएक्शन जब भी आ जाए कि सोडियम NaCl को जो है जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उस समय जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो दोस्तों कलोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अपरूप, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो अपरूप है। क्या है? अपरूप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आप लोग बताइए निम्न में से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मीथेन। सरलतम मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो मीथेन कभी कभी आपको दे देगा CH4, तो CH4 मतलब मीथेन ही होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा मीथेन। कभी कभी दोस्तों इस तरह से भी दे देता है ऑप्शन में आपको, C और चारों H को जो है चारों तरफ से घेर देता है, इसलिए आप लोग को याद रखना होगा सूत्र भी और नाम भी। इसका नाम है मीथेन और सूत्र है CH4।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। दोस्तों आप लोग बताइए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, कमेंट कीजिए। काफी इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम यानी कि जनरल नेम जो है वो फॉर्मिक अम्ल है। हम लोग इसको फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। आप लोग बताइए तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में प्रमुख योगदान किसका रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका मेंडलीव। किसका रहा है, तो तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान जो है वो मेंडलीव का रहा है, ठीक है। मेंडलीव यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आबंध बनते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः यह विद्युत। दोस्तों आप लोग बताइए जब आबंध बनता है तो उस समय अधातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब क्या, अवशोषित करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ये विद्युत जो है क्या है, उदासीन है, मतलब धनात्मक है या फिर उदासीन है या फिर ऋणात्मक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऋणात्मक होते हैं। तो ये विद्युत जो है वो ऋणात्मक होते हैं। दोस्तों जो ऋणात्मक होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। वैसे भी आपको मालूम होगा जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज चढ़ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। आप लोग बताइए, काफी इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। हाइड्रा में जो प्रजनन विधि है वो किस विधि से होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मुकुलन के द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता ही है वो क्वेश्चन, हाइड्रा में किसके द्वारा, मुकुलन की विधि के द्वारा जो है प्रजनन होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आप लोग बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो कहां से निकलता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका CO2 से, ठीक है। क्योंकि CO2 जब रिएक्शन होता है CO2 का जब, तो उस समय दोस्तों कुछ रिएक्शन करके प्रकाश संश्लेषण के समय उस समय जो है यहीं से ऑक्सीजन आपका जो है बाहर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीन है। दोस्तों ऑक्सीन जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। आप लोग बताइए ऑक्सीन क्या है, हार्मोन है, वसा या फिर एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एक हार्मोन है। ऑक्सीन जो है वो एक हार्मोन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इजी रहेगा मैं आपको जल्दी जल्दी करा के जाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। आप लोग बताइए कौन जंतु है जो उभयलिंगी है। तो दोस्तों 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है वो उभयलिंगी है, ठीक है। केचुआ क्या है, उभयलिंगी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2, ठीक है। तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन में पूछा है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, अवशेषी अंग, संवृत्तीय अंग, समजात अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर होगा संवृत्तीय अंग। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख वो जो है संवृत्तीय अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी है, इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्य। तो प्रकृति में यानी कि नेचर में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा वो है सूर्य, ठीक है, सन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए किसको हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा जंगली जानवर, ठीक है। तो जंगली जानवर को जो हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों आप लोग बताइए कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवधारी, क्योंकि वायु भी है, जल भी है और एक मृदा, मृदा मतलब क्या, मिट्टी, ये तीनों है प्राकृतिक संसाधन, और जीवधारी जो है नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त पढ़ने नहीं पाए हैं और आपको इसी तरह का वीडियो जो है, जैसे कि जो आप वीडियो देख रहे हैं साइंस का, इसी तरह से आपको सोशल साइंस का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। बस आपको कंप्लीट कमेंट करना है कि क्या सही में मिलना आपको देना चाहिए या फिर नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाऊंगा, जैसे 12 क्लास का तैयारी कराया था बहुत जल्दी में, उसी तरह से आप लोगों का भी करवाऊंगा। बस आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको आंसर की भी यहीं पे मिलेगा और आपको हर तरह का सब कुछ यहीं पे मिलेगा। बस आप लोगों को सिंपली कमेंट करना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने में से नहीं होता है। यहाँ पर देखिए नहीं है, फिर से ध्यान से देखिए। तो निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है। तो दोस्तों 36 का आपका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। क्या राइट आंसर होगा, वायु प्रदूषण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए मैग्नीशियम कहां पाया जाता है। तो 37 का आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों कौन सी वैज्ञानिक, किसको जो है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, ठीक है, तो आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों आप लोग बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मृतजीवी। तो कवक में जो है पोषण की मृतजीवी विधि होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आप लोग बताइए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका इंसुलिन के कारण। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए थे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। दोस्तों और भी इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा ही, ठीक है, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी और मैथ का भी। बस अगर दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आए तो आपको यूट्यूब में क्या सर्च करना है, तनु क्लासेस, ठीक है, तनु क्लासेस सर्च करने के बाद दोस्तों चैनल में जाकर के देख लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और तनु क्लासेस सोशल साइंस, तनु क्लासेस साइंस, इस तरह से आप यूट्यूब में टाइप करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया उसी तरह से हिंदी का भी कराऊंगा, सोशल साइंस का भी और मैथ का भी, और ऑलरेडी कराया हुआ भी है 2-3 वीडियो, आप लोग जरूर जाके देख लीजिए और आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा। और अगर आप लोग अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किए हैं दोस्तों रिवीजन कीजिए, क्योंकि बहुत क्या बोलेगा कि 2-3 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट मत करो, ठीक है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये मैं क्या कहने वाला हूं, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।